सुभाष चंद्र बोस के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया गया था आर्ट कॉलेज में, और हमारे साथ दो चीफ गेस्ट मौजूद हैं और बहुत ही अच्छा एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। तो सर से बात करते हैं और इनकी कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे जो कि आपके जीवन के लिए, हमारे देश के लिए। सर ने राष्ट्रवाद के बारे में समझाया कि हम देश के प्रति कितना उत्तरदायित्व होते हैं। पराक्रम दिवस कहा ही जाता है, इसका मतलब समझ सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या योगदान दिया अपने देश के लिए और किस तरह से हमारे देश को आगे बढ़ाने में और स्वतंत्रता दिलाने में उनकी अहम योगदान रहा है। तो सर से उनकी जुबानी जानने की प्रयास करेंगे। तो जितेंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे आरडी कॉलेज के लिए दिया। अरे ये वक्त जो है सो कि इसी के लिए है ही, इसीलिए कीमती है क्योंकि बच्चों के लिए वक्त है, इससे ज़्यादा कीमती नहीं, क्योंकि जो हमारे भविष्य है उनके लिए वक्त दिया नहीं है, उन्हीं का ये वक्त है। ये हम भाग्यशाली हैं कि इस अवसर पर मुझको आने का मौका मिला और सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते ही देह में एक सिहरन होती है, एक ऐसी छवि सामने आती है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है कुछ बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने चरित्र से, अपने आचरण से, अपने फिगर से, अपने पोशाक से ये आश्वस्त करता है कि हम हैं, ऐसे सैनिक हैं, ऐसे पुरोधा हैं कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित और संरक्षित है। और गुलामी के उस दौर में राष्ट्र को उस धारणा को रेखांकित करना जो ये बतावे कि संगठित रूप से हिंदुस्तान की जो अवधारणा रही है, एका की जो भावना रही है, वो अगर विकसित कर दिया जाए और राष्ट्र के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की जो अवधारणा राष्ट्रवाद के मूल में होती है, उसके लिए अगर लोगों को तैयार कर दिया जाए तो केवल आज़ादी ही नहीं, हमारा जो राष्ट्र होगा पुनः एक बार वैभव को प्राप्त करेगा। पहले भी ये वैभवशाली राष्ट्र था, जगत गुरु हुआ करता था। कुछ कमजोरियां ऐसी थी जिसके वजह से हम लोग वर्षों तक दलित भी रहे, रौदे जाते रहे, आक्रमण होते रहा। लेकिन एक ऐसा दौर था जिस समय में सुभाष चंद्र बोस ने ये आह्वान भी किया कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। इसका मतलब था कि सब लोग देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहो, तो हमारी आज़ादी पर कोई डाका नहीं डाल सकता है, और जो डाले हुए उसको हम भगा करके ही दम लेंगे, और उसके लिए ताकतवर होना जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस की एक स्पष्ट अवधारणा थी कि कमजोर की कोई बात नहीं सुनता। और हमको लगता है कि जो भारतीय हमारा दर्शन है उसमें आपने भय भी न हो ही न प्रिय, और ये माना भी गया है। हाल के जो रिसर्चेज हैं, उस समय के जो कार्यरत लोग थे, ब्रिटिश शासन को जानने वाले लोग थे, उन्होंने भी माना है कि इस आज़ादी के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण अगर एक कोई था तो सुभाष चंद्र बोस की दहशत थी ब्रिटिश साम्राज्य में, जिसके वजह से वो जानते थे कि यह आदमी अब हमको जिंदा छोड़ने वाला नहीं है, इससे बेहतर है कि हम मुल्क छोड़ के चले जाओ। लेकिन केवल उतना ही तक उनकी अवधारणा नहीं थी, वो जानते थे कि राष्ट्र के रूप में शक्तिशाली होने का मतलब है आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न होना, और आर्थिक दृष्टिकोण में पाश्चात्य की तरह नहीं, उस मॉडल पर काम नहीं करना, भारतीय मॉडल पर काम करना। और भारत की जो आर्थिक ताकत है वो जमीन में है, मजदूरों में है, किसानों में है। इसीलिए उन्होंने जो पहली समझ उनकी बनी थी, इसीलिए उन्होंने योजना आयोग का निर्माण किया, और उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रपति माने जाते थे तो जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया और एम.पी. कामत को उसका सचिव बनाया। और भी बड़ी बात है कि आज हम लोग कृषि के बारे में, रिफॉर्म्स के बारे में, आप देखते हैं कि पैसा के बारे में, उसके कीमत के बारे में चर्चा होती है, और अभी भी ये मांग रहती है कि कृषि आयोग बनाया जाए। तो उन्होंने उसी समय, उसका जब कांग्रेस अध्यक्ष थे पूरा सम्मेलन में, उसी समय उन्होंने कृषि आयोग की भी रचना की थी। और उनका मानना है कि हमारी जो रचना योजना है वो पाश्चात्य से अलग होनी चाहिए, क्योंकि पाश्चात्य जो है सो औद्योगिक देश रहे और हम कृषि प्रधान रहे, इसीलिए हमारे यहाँ वो मजदूरों की स्थिति नहीं है, कृषक मजदूरों की स्थिति है। और जब तक खेती ठीक नहीं होगी, इसीलिए कृषि, संजय जी ने बताया पॉइंट वाइज, मैंने दर्शक के धरातल पर बताया था कि लैंड रिफॉर्म्स नहीं होगा। और तमाम लोगों का आप देखेंगे तो जो समाजवादी कहते हैं, तो भारतीय समाजवाद ये है कि जो जमीन हमारी है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए,
और इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स और पहला संशोधन भी देश में आप देखते हैं कि उन्होंने बात कही थी, और पहला भी संशोधन हुआ तो उसी को लेकर के, वो जमींदारी उन्मूलन चाहते थे, वो भी चाहते थे, जयप्रकाश भी चाहते थे, लोहिया भी चाहते थे, तमाम लोग। और इंदिरा गांधी ने जब बैंक का नेशनलाइजेशन किया और अभी के जो प्रधानमंत्री उन्होंने गरीबों के लिए जो खाता खुलवाया, वहाँ पैसा पहुँचवाया, जो पैसा सरकार दे और वहीं तक पहुँचे, और अगर कोरोना है मजदूर नहीं काम कर पाएंगे तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो, क्योंकि हमारी ताकत कृषि मजदूरों में और मजदूरों में है, और वर्ग संघर्ष की स्थिति नहीं है। खेती में सहयोग से काम होता है तो सहयोग होना, संपत्ति संचित एक जगह नहीं हो, लेकिन आर्थिक विकास और तरक्की नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ताकत हमारी नहीं हो सकती है। और दूसरी बात है कि व्यवहारिक राजनीति हमको करनी, केवल प्रेम सहयोग सद्भाव ही नहीं, जहाँ जरूरत पड़े, जैसे हमारा यहाँ चाणक्य ने कहा साम दाम दंड भेद, तो इसको रेखांकित करते हुए बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन में है कि जब जर्मनी ने अटैक किया रसिया पर तो उन्होंने उसका विरोध किया, और खासकर कमाल की बात है कि जर्मनी में होते हुए भी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय हित को लेकर के कोई कंप्रोमाइज नहीं करना उनकी स्पष्ट नीति थी। राष्ट्र सब कुछ है, और राष्ट्र में जो लोग रहते हैं, जो इस राष्ट्र को अपना मानते हैं, मातृभूमि मानते हैं, उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं हो और सब साथ कर काम करें। और महिलाओं की ताकत भी वो समझते थे, इसीलिए उस जमाने में जबकि पूरी दुनिया में कहीं महिलाओं का रेजिमेंट नहीं था, झांसी का रेजिमेंट भी उन्होंने खड़ा किया। तो ये भाव पैदा करना, उस समय भी राष्ट्र को उभारना, और इस उभरे हुए राष्ट्र में मानते थे कि जो गुलामी के जो चिन्ह हैं और प्रतीक हैं उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए, और उन्होंने प्रारंभ भी किया था कलकत्ता में। अच्छा सर, एक और सवाल, आपने जैसा कि बताया था कि उन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जिससे कि ये नारा उस समय दिया था जब वो अपने आजाद हिंद फौज का स्थापना किए थे। तो सैनिकों के अंदर एक उत्साह जुनून भरने के लिए, ताकि आज तक का इतिहास में सर कहीं ना कहीं हमारा भारत में हमेशा आजादी के मामले में आगे रहा है और दुश्मनों की सीना पे चढ़ के जीत हासिल किया है। तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस का वहाँ उदाहरण दिया, लेकिन दूसरी तरफ एक चीज देखा जाता है, जिस तरह से उन्होंने कहा था, उन्होंने गांधी जी के इस बात का विरोध किया था। गांधी जी का एक कहना है उदाहरण के लिए कि एक गाल अगर कोई मारता है तो दूसरा गाल दे दूं, लेकिन उन्होंने उसका तोड़ में ये कहा कि अब वो दौर नहीं रहा। अगर हम सही हैं तो एक गाल में अगर कोई थप्पड़ मारता है तो हम उसके दूसरे गाल में थप्पड़ मारेंगे, बल्कि न कि हम अपने आप के गाल में थप्पड़ मारेंगे। क्या कहना है आपका? मेरा कहना है कि गांधी इतने उदारवादी थे और वो समझते थे कि हृदय परिवर्तन कराया जा सकता है, वो राजनीति के मर्म को नहीं समझते थे, इसीलिए उनकी कही हुई बहुत सारी बातें सही नहीं हुई। वो कहते थे मेरे देश पर देश का विभाजन होगा, विभाजन हुआ बिल्कुल नहीं। उन्होंने जिस तरह से जिन्ना को प्लेकेट करने की कोशिश की उसका कोई असर नहीं हुआ। आप देखते हैं वो जानते थे राजनीति जो है वो कोई नैतिकता पर चलने वाली चीज़ नहीं है। अगर चलने वाली चीज़ होती तो भारतीय दर्शन में साम दाम दंड भेद की बात नहीं होती। पाश्चात्य का जो दार्शनिक है मैकियावेली वो नहीं मानता कि साहब जो है कि राजा को लोमड़ी भी होना चाहिए और शेर भी होना चाहिए। नीतियाँ हमारे राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए बने। हमको कोई थप्पड़ मारेगा ये नौबत ही क्यों आए? ना हम आँख झुका करके बात करेंगे, नाक उठा करके बात करेंगे, आँख में आँख मिला करके बात करेंगे, ये राष्ट्रवाद है। और इसको उन्होंने उसी समय रेखांकित किया था कि थप्पड़ मारने की स्थिति ही नहीं पैदा होनी चाहिए, इतना दहशत होना चाहिए। भी आपने देखा ना कि यूक्रेन में बच्चे झंडा लगा लिए भारत का और चल दिया, तो दोनों पार्टी में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस पर हाथ डाले। बहुत सारे देशों से रेस्क्यू भी इंडिया ने किया है विपत्ति के समय में, संघर्ष के समय में, तो केवल भारत का झंडा काफी था। ये दहशत होनी चाहिए। सर जैसा कि आप बताएं और दुनिया जानती है कि अगर भारत आजाद हुआ है, और ये बात अंग्रेज भी मानते हैं, उन्होंने ये चीज बोला भी है कि अगर भारत की आजादी हुई है तो उसमें अहम योगदान रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। लेकिन आज हमारा देश के युवा इस बात को क्यों नहीं स्वीकारते? इसमें युवाओं का कोई दोस्त नहीं, उनको इतिहास पढ़ाया नहीं गया ठीक से ना, उनको बताया ही नहीं गया कि हमारी पहली सरकार और आजाद और भारत की सरकार बनी थी सुभाष चंद्र बोस के कारण। उन्होंने स्थापित किया था, 11 राज्यों ने उसका सहयोग भी किया, तो उसको स्वीकार भी किया, समर्थन भी दिया। ये पढ़ाया नहीं जाता है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कितनी किताबों में कितनी जानकारियां मिलती है, छोटे बच्चों को बताया नहीं जाता। इतिहास की व्याख्या लोगों ने जो की वो हिंदुस्तान को हमेशा कमजोर बना रहे, आश्रित रहे, दूसरे से अस्त्र शस्त्र खरीदते रहे, दूसरे से अन्न खरीदते रहे, डिपेंडेंट रहे, हिंदुस्तान शक्तिशाली हुआ। आपको ध्यान में नहीं है
आप पत्रकार हैं, आपको मालूम है कि जब रोड बनाने की बात हुई तो कहा गया कि नहीं, चाइना के पास रोड बनाने की जरूरत नहीं, उस रोड का वही उपयोग कर लेगा। अस्त्र शस्त्र बहुत जमा करने की जरूरत नहीं। जब न्यूक्लियर वेपन किया गया तो भारत के संसद में इस बात की चर्चा हुई कि कटोरा लेकर के भीख मांगेगा इंडिया। तो देश को कम शक्तिशाली बनाने वाले और कमजोर करने वाली दोनों शक्तियां रही। तो इतिहास का लेखन इसी आधार पर किया गया जिसमें कि राष्ट्र मजबूत हो ही नहीं सकता था। किसी चीज पर जरूरत से ज्यादा तवज्जो देना और जो जरूरत चीज है उसको इसलिए इनकार कर देना कि हमारे राजनीतिक हित को सूट नहीं करता है, हमारे अकादमिक हित को सूट नहीं करता है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और आज उसको किया जा रहा है। आपने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर उनकी मूर्ति लगाई गई है। आप देख रहे हैं कि अभी दिल्ली के लाल किला में पूरा इतिहास रेखांकित रूपांतरित किया गया है। उस इतिहास में लोगों को शिकायत है कि सुभाष चंद्र को ज्यादा समय दिया गया और लोगों को नहीं दिया गया। तो होना चाहिए, क्योंकि तथ्य ये बताता है कि अगर एक कोई महत्वपूर्ण एक केवल घटना मानी जाए अंग्रेजों को जाने के लिए तो वो सुभाष चंद्र बोस थे। मैं नहीं कह रहा, इतिहास के लोग बता रहे हैं, इतिहास के पन्नों से निकाल करके बता रहे हैं, परिस्थितियों को निकाल करके बता रहे हैं कि एकमात्र कारण था। क्योंकि हम लोग ठेठ भाषा में भी कहते हैं कि मैथिली में हम लोग कहते हैं कि मार के डर से भूत पराई थी। तो जो भूत था, साम्राज्यवाद का भूत था, तो सुभाष के मार के डर से भागा चल रहा था, तहस-नहस हो गया। सर एक और सवाल, इतिहास से जुड़ी आपने इतिहास पे चर्चा की है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे एक टिप्पणी करूंगा, नहीं क्वेश्चन करूंगा। ये युवाओं का सवाल है कि आखिर मुगलों के बारे में ही क्यों ज्यादातर इतिहास के पन्ने में बताए जाते हैं, हमारे देश के उन वीर सपूतों के बारे में क्यों नहीं बताया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र जैसा वीर सपूतों के बारे में क्यों नहीं बताया जाता है? देखिए, पुनर्जागरण की इसीलिए जरूरत पड़ी थी क्योंकि हमको जिस परिस्थिति में अपनी कमजोरियों के कारण, आपसी राग द्वेष के कारण, ऊंच नीच के कारण हम लोग कुछ थे और कुछ मुगलों ने किया वो। समाज में जिस तरह की परिस्थितियां बनी तो लगा कि अब कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता और उन्हीं लोगों को नौकरी, उन्हीं को चाकरी, उन्हीं को सब कुछ। एक कहावत भोजपुरी में कहावत बड़ी फेमस है, पढ़े फारसी बेचे तेल देखो भाई कर्म का खेल। मतलब फारसी पढ़ने वाला तेल नहीं बेच सकता, उसको नौकरी मिलेगी। तो शासक वर्ग जो हुआ, उन लोगों के हाथ में सत्ता थी तो उन लोगों ने उसको प्रोत्साहित किया। आपस में जो थोड़ी बहुत हमारी मतभिन्नता थी उसका उपयोग किया और जिसका दुष्परिणाम हुआ कि हम वर्षों तक सोच भी नहीं पाए कि हम कभी आज़ाद भी हो सकते हैं, हमारी परिस्थिति ऐसी हो सकती है। इसीलिए पुनर्जागरण का पूरे जितना इतिहास आप देखिए, बाल गंगाधर तिलक को देखिए, स्वामी विवेकानंद को देखिए, जिन लोगों को, गांधी को देखिए, अम्बेडकर को देखिए, सब लोगों ने मिलकर के एक ही काम किया। उस समय के सारे लोगों ने, उसका नाम ही है पुनर्जागरण, फिर से जगे। और जगने का मतलब है कि आपसी हम लोग सद्भाव ही नहीं रखें, सहयोग रखें, आपसी प्रेम और इस बात को समझें कि मुल्क हमारा है और इसमें मिलजुल कर रहेंगे तभी हमारी ताकत बढ़ सकती है। तो ये काम किया गया और उस काम को शिद्दत के साथ, सैनिक ताकत के साथ आगे बढ़ाने के लिए और रेखांकित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने जो किया, उनके लिए सारे अकीदत मैं पेश करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि आज मैं बहुत भाग्यशाली अपने को मानता हूँ कि पराक्रम दिवस के अवसर पर आर्मी कॉलेज दल सिंह सराय में आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया। मेरी बात आप पूछ रहे हैं हमसे, तो हम आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं। ये सबके लिए गौरव की बात है। जब कल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, जब जगो तभी सवेरा। आज जग गए हैं तब हिंदुस्तान की ताकत का एहसास विश्व को हो रहा है। जब कहीं देख रहे हैं कि करोड़ों कहीं कुछ हो रहा है तो कहता है इंडिया हेल्प करेगा। हमने अपनी भी मदद की है कोरोना में और सैकड़ों देशों की भी मदद की है। अभी युद्ध चल रहा है तो एक ही नेता पर हो रहा है। अभी G20 में हम लोग देखिए कि हमारा नेतृत्व वहाँ मिल रहा है, हम स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रहे हैं। इतनी खराब स्थिति कोरोना में, उसके बाद भी हमारी आर्थिक 5वां शक्तिशाली देश बन गया। हम कुछ भी कर सकते हैं। स्वयं मृगेंद्रता की हमारा देश रहा, राष्ट्र देवो भव का हमारा देश रहा है। राष्ट्र को देवता मान करके उसकी पूजा करना, आराधना करना और सर्वक्ष न्योछावर कर देना, यही प्रेरणा उनकी थी और राष्ट्र उस रास्ते पर चल चुका है। इसीलिए भाई संजय जी प्रधानाचार्य, सम्मानित प्रधानाचार्य जी ने ये विषय भी रखा, उभरता हुआ राष्ट्रपाल। हमको इस विषय के लिए भी उनको धन्यवाद और बधाई। सर आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हम आपको बता दूं सर कि मैं आपके कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मुझे गर्व होता है कि आप लोग जैसे कुछ अच्छे लोगों से मिलता हूँ तो मुझे हिम्मत मिलती है। जब मैंने अपने पिता को नहीं देखा है और जब मैं 14 साल का था तो माँ मरते समय मुझे यही बोली थी कि तुम एक पत्रकार बनना और देश की रक्षा करना। ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीकर से स्पीच सुनता हूँ और मुझे हिम्मत मिलती है और मुझे बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा है सर अंदर से। लग रहा है कि सच में मैं इस भारत का नागरिक हूँ और सच में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको।
देखिए, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी ताकत होती है और ईश्वर का अंश हर आदमी में है और इस ताकत को महसूस कर ले, आपने महसूस किया, उसमें ईश्वर की बड़ी कृपा है, हमेशा बनी रहेगी। आत्मविश्वास से लबरेज रहिए, आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। और जहाँ आज है, मेरी केवल एक सलाह है, जहाँ है उससे संतुष्ट नहीं होना है और उसको सब कुछ नहीं मान लेना है और कभी ये नहीं मानना है कि अंतिम हो गया, हम सब जान गए। रोज अपने आप में जितना जानते हैं उससे कुछ ज़्यादा जाने। आज जैसा बढ़िया पत्रकारिता करते हैं, इसमें और क्या हो सकता है, उस फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, उनका अंदाज क्या है, इन चीज़ों को देखना और समझना, तो आपके जीवन में कभी भी रिक्तता भी नहीं आएगी, कभी बासीपन नहीं आएगा। रोज अपने आप को सुधारिए। दुनिया में किसी से कंपटीशन मत कीजिए, अपने आप से रोज कंपटीशन संजय जी कीजिए आप, और हर फील्ड में आप अच्छा करेंगे। तमाम शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट में एक सवाल, आपको मिथिलांचल का जो पाग होता है उससे सम्मानित किया गया, कैसा लगा? पाग देखिए, आजकल तो सब लोगों को दे दिया जाता है। पाग की एक बनावट है, आप देखिएगा सबके माथे पर टिकता भी नहीं है। पाग सम्मान का प्रतीक है, विद्वता का प्रतीक है और इस पर मैंने इंटरव्यू किया है मिथिला राज में, जब यहाँ बैठे हुए अभिनंदन जी, उनके गुरु हमारे भी, हिस्ट्री तो मैं नहीं पढ़ा, डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा का मैंने इंटरव्यू किया। ये दो ही समाज में पहले रहता था, मैथिल ब्राह्मण और कर्ण कास्ट, वो भी खास ओकेजन पर पहनते थे। लेकिन ये मिथिलांचल की धरती विद्वता की धरती है और उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अगर किसी को दिया जाता है तो समझिए इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं हो सकता है, इससे ज़्यादा गौरव की बात नहीं हो सकती। और हमारे यहाँ पगड़ी, टोपी, ये सब बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे सर के ऊपर है, उसका मान देता है। और मिथिलांचल की ये एक तरह से आप कहें तो भारतीय मिथिलांचल की संस्कृति का एक बड़ा प्रतीक चिन्ह, गौरवपूर्ण चिन्ह ये है और ये प्राप्त होना अपने आप में बहुत सुखदायी, आनंद की अनुभूति कराता है, गौरव बोध से भर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ प्रोफेसर और हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर भी हैं, इनसे भी बात करेंगे और उन सबसे भी बात करेंगे। सर, आपके दो बड़े वक्ता और एक कह सकते हैं प्रोफेसर कह सकते हैं, एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर कह सकते हैं, जो कि जोश और उत्साह जिनके पास सुनने के बाद भर जाता, लगता है कि एक नया जन्म हुआ है। कैसा लग रहा है वो लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं? तो पराक्रम दिवस है, बसंत का मौसम है और युवाओं के बीच खड़ा है, स्वाभाविक है, तीनों का संयोग है, संगम हो रहा है, तो निश्चित रूप से गर्व फील होगा, आकर्षण फील होगा, स्व का बोध होगा, सम्मान का बोध होगा और आज सब कुछ हो रहा है, आपको भी, हमको भी, और मुझे तो लगता है कि कुछ अधिक होगी। सर, आज युवा दिवस के शुभ अवसर पर आपने 100 का कुछ अर्थ बताया था, उसे संक्षेप में बताना चाहेंगे? 100 का मतलब स्वजागरण, आत्मबल, आत्मसम्मान, आत्मरक्षा, ये सब 100 से जुड़ा हुआ है। अपनी संस्कृति, स्वभाषा, स्वधर्म, स्वदेश, सब मातृभाषा, अपनी संस्कृति, सबको आप ले सकते हैं। ऐसे सभी तत्व जो अपने को विकसित करने में, हमारे पुनर्निर्माण करने में, हमें सोए से जगाने में आगे लाते हैं, उसी को हम स्वभावना कहते हैं। कहीं ना कहीं सर, आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया कि किस तरह से वो 100 का अर्थ समझते थे और 100 के अर्थ के कारण उन्होंने भारत को, उनके स्व को इस रूप में भी देखा जा सकता है कि अपनी ताकत को पहचानो, उस पर विश्वास करो और उधार की ली गई ताकत से परहेज करो, अन्यथा तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। यही स्व है जो सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं। उन्होंने त्याग, बलिदान, समर्पण और क्रियाशीलता की बात, उग्र संघर्ष की बात उन्होंने कहा। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ प्रोफेसर अरविंद कुमार सर हैं और एक बहुत ही अच्छे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और जिस तरह से इन्होंने अपने बच्चों की तरह, अपने बेटों की तरह और दूसरी तरफ से देखा जाए तो हमारे बदलते हुए इतिहास को और एक सच्चा भारतीय होने के नाते भी हमारे युवाओं को जागृत करने का काम किया है। इन्होंने ये बताया कि किस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाए थे और उसी कॉन्फिडेंस के कारण हमारा देश आजाद हुआ था। और ये दोनों स्पीकर सर आए, आइए सर से बात करते हैं कि क्या कहना है, क्या योगदान है इनका। सर, बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे कॉलेज के लिए दिया और अपना कीमती वक्त, अपना काम, कार्य, धंधा सब छोड़ के हमारे कॉलेज के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर, आपने जैसा कि बहुत बातों को समझाया है, कुछ संक्षेप में हमारे दर्शकों के लिए, हमारे छात्रों के लिए कहना चाहेंगे, युवाओं के लिए कहना चाहेंगे, जो कि अगला देश का भविष्य है। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ही संतुलित आदमी और
उस संतुलन को देखिए कि वो ICS कर जाते हैं, ICS में 4th पोजीशन को मिलता है, वो चाहते तो चैन से रईसी की जिंदगी जी सकते थे, किंतु उन्होंने उसे छोड़ा और स्वतंत्रता संग्राम को अपनाया, भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को निछावर कर दिया और अपना सर्वस्व उन्होंने निछावर कर दिया, अपनी नौकरी छोड़ी, अपना परिवार छोड़ा, उन्होंने जहाँ शादी की वहाँ पत्नी छोड़ दिया, मतलब वो लगातार देश के लिए ही जीते रहे। गुलामी में मर गए, मरने के बाद उनका कुछ पता नहीं चला, कुछ डॉक्यूमेंट्स का कहना है कि प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं, कुछ का कहना है कि प्लेन क्रैश हुआ उसमें मर गए, कुछ का कहना है कि बाद में युद्धबंदी के रूप में रूस में युद्धबंदी है, कुछ का कहना है कि रायपुर में नामी बाबा के नाम से थे, जो भी हो, किंतु इतना तय है कि जब तक सक्रिय राजनीति में रहे, स्वतंत्रता संग्राम में रहे, उन्होंने पूरे देश को आवेशित करते रहे, मतलब पूरा चार्ज करते रहे पूरे देश को, युवाओं को, यहाँ के आवाम को आवेशित किया उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम। सर एक बात बोला जाता है कि वो हिंसा को ही मानते थे और हिंसा को ही अपना विजय मानते थे, इस पे आपका क्या? हिंसा को नहीं मानते, हिंसा क्यों आपका है? नहीं वो हम समझ रहे हैं सर, ताकत को मानते जी। अगर आपके पास शक्ति नहीं होगी जी तो आप केवल मांग के आप स्वतंत्रता नहीं ले सकते। मान लीजिए आपको मैंने यह स्वेटर दिया, जाड़े के दिन में अगर आपसे हम स्वेटर वापस लेना चाहेंगे तो आप दीजिएगा? नहीं दीजिएगा, छीनना पड़ेगा। सही बात कह रहे हैं सर, आपकी बात तो वही चीज वो कह रहे थे कि आप जो डोमिनियन स्टेटस मांग रहे हैं, मांग क्यों रहे हैं? आप पूर्ण स्वतंत्रता छीनिए अंग्रेजों से, इसके लिए लड़िए, हथियार उठाइए, शक्ति का प्रदर्शन कीजिए, मांगिए मत, भीख मत मांगिए। ठीक है सर, आज के युवाओं के लिए अपने कॉलेज के छात्रों को क्या मैसेज देंगे? जल्दी जल्दी। कॉलेज करने के तो ईमानदारी पूर्वक राष्ट्र को देखें, राष्ट्र सेवा करें, राष्ट्र सेवा करें।